नमस्कार सभी को, स्वागत है आपको आपका कविशाला में। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी जो देश में अराजकता है पहले की, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और बाकी जो जिसको जैसा सुनाना है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब अपना सुना सकते हैं। तो मैं कल किसी से बात कर रही थी तो उसने मुझे बोला कि यार सरकारी काम है, ऐसे होता है, टाइम तो लगता है। तो मैंने उनसे पूछा कि टाइम क्यों लगता है, क्या सिस्टम नहीं, क्या सिस्टम हमारा खराब है क्या, या फिर वहां पे बैठे लोगों की मेंटेलिटी ही ऐसी है कि वो सोचेंगे आज ही काम आया है तो परसों को करेंगे। क्या इन पे कोई सरकार की डिमांड नहीं होती, कोई टाइमलाइन नहीं होती जिस तरह से हम लोग प्राइवेट कंपनीज में करते हैं। वी हैव गॉट टारगेट्स, हम लोगों के पास टारगेट्स होता है, एक टाइमलाइन होती है। जिसके पास टारगेट नहीं होता उसके पास टाइमलाइन होती है कि हमने ये टाइमलाइन दे दी है, इस डेडलाइन के बाद ये काम नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट चल रहा है इस तरह से। क्या सरकारी कामों में ऐसा नहीं होता? मैं एक जगह जाती हूँ जो मांडी रोड कहलाती है, छतरपुर के पास। तो वो वहाँ की जो रोड है वो हर 2 महीने में खुद जाती है। तो मैंने कई बार अपनी गाड़ी रोककर जो लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं उनसे पूछती हूँ, भाई इस बार क्या हुआ? तो बोलता है मैडम केबल डालना भूल गए। फिर मैंने जब अगले महीने रोड बन गई, क्योंकि वो VIP रोड है, उसमें छतरपुर के फार्म्स हैं, तो ऑब्वियसली रोड जल्दी बन जाती है, वहाँ पे दबाव बहुत होता है। फिर मैंने दोबारा उनसे पूछा भाई इस बार क्या हुआ? कह रहे मैडम इलेक्ट्रिसिटी BSES वाले आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर डालना भूल गए। तो मैंने कहा आपस में तुम लोग बात नहीं करते क्या? अगर कोई रोड अप्रूव हुई है रिपेयर के लिए तो क्या 4 डिपार्टमेंट साथ में आके बात नहीं करते? कह रहे मैडम बहुत लंबी फाइल चली जाती है, 5-6 मिनट लग जाएंगे, हमें रोड बनानी थी, हमें रोड बनानी। तो मैंने कहा इस हिसाब से तो सिविल इंजीनियर करूंगी जॉबलेस नहीं होगी। किसी की जॉब चलती रहेगी तो वो सिविल इंजीनियर और वहां का कॉन्ट्रैक्टर, बाकी सारे लोग परेशान नहीं। आम जनता परेशान है इस चीज से, सिर्फ आम जनता। जब मैं वहां से गाड़ी निकालती हूँ तो मेरी गाड़ी में वहां पे रेड सेल जलता है, रेड सेल का पूरा मेरे टायर से हो जाते हैं, बहुत टूट होती है, जो बाइक से आते हैं वो गिर जाते हैं, इतना बुरा हाल उस सारे रोड का हो जाता है। एंड ये एक रोड की बात नहीं है, ये पूरे दिल्ली की बात है। और मुझे नहीं पता छोटे शहरों में और क्या क्या होता होगा, क्योंकि मैं 20 साल से दिल्ली में रह रही हूँ तो मुझे ज्यादा पता नहीं वहाँ का। बट जितनी भी रोड मैंने दिल्ली की देखी है वहाँ का यही हाल है और बहुत सालों से यही हाल चल रहा है। चाहे वो खिराड़ी हो, चाहे वो नवादा हो, चाहे वो मांडी रोड हो, चाहे छतरपुर हो, एवरीवेयर इट इज लाइक दैट। तो इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेती, या फिर हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं बट जो टेक्निक कंट्री में चल रही है कि एक ही इंसान की चलेगी। आज सोनम वांगचुक को उठा लिया उन लोगों ने, जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके चले गए। तो ये सब चीजें क्या चलती रहेंगी, इसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? तो इसके लिए मैं आगे भी बात करूंगी। तो अपनी शेरोशायरी से शुरू करते हैं, थोड़ा माहौल बनाते हैं, ठीक है। एक मैंने थोड़ी सी बहुत पॉलिटिक्स के ऊपर लिखी है, जो मुझे लगता है कभी कभी ना हम लोग बड़ी फ्रीडम वाली कंट्री में रह रहे हैं, हम यार इंडिपेंडेंट, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी है किसी चीज की, जहाँ पे हम पूरा फील नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि हर सुबह आगाज होगा, हर रात दिए जलेंगे, मुल्क को तुमसे बचाने कोई तो राम आएंगे। चढ़ गया देश प्रेम का परवाज लोगों हुए अगर, तुम छुपा लो खुद को कहीं, लोग तुम्हें धरने आएंगे। आवाम का आगाज होगा, होगी ना अंजाम फिक्र, दौड़ेगा गुस्सा रगों में, लोग अब न भरमाएंगे। देखते हैं जोर कितना कातिलों का, कब होगा कब तलक, नोच खाएंगे तुम्हें जब ये देश चलाने आएंगे, जब ये देश चलाने आएंगे। तो इसके साथ हम बुलाते हैं याद होगी। गुड इवनिंग, मेरा नाम चित्रा है। कहावत है, कहते हैं कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, समय का चक्र हमेशा चलता रहता है। इसी तरह से एक और चीज है जो कभी नहीं रुकती, और वो है हमारी उम्र। और उम्र के हर पड़ाव पर हमारे अलग अलग अनुभव होते हैं। तो आज उन्हीं अलग अलग पड़ावों पे मैं कुछ कविताएं आपसे साझा करूंगी। शुरुआत करते हैं बचपन से, जो सबसे प्यारा, सबसे मासूम होता है। कहते हैं बचपन की यादें कभी जहन से दूर नहीं होती, और बचपन के दोस्त सबसे सच्चे, सबसे प्यारे होते हैं। तो मेरी पहली कविता है बचपन की यादें। चल फिर बैठे नदी किनारे, खोजे बचपन बिखरे तारे।
जहाँ गीली मिट्टी महकती थी, नन्ही गौरैया चहकती थी। छोटे से आंगन में समाते, छोटे से आंगन में समाते सारे अपने प्यारे, चल फिर बैठे नदी किनारे, खोजे बचपन बिखरे तारे। स्वाद चूल्हे की रोटी का, स्वाद चूल्हे की रोटी का, माँ की मीठी झिड़कियां, ठंडी हवा की थपकियां, गाते लोरी मिलकर सारे, चल फिर बैठे नदी किनारे, खोजे बचपन बिखरे तारे। कंचों और गुड़िया के खेल, कंचों और गुड़िया के खेल, हर आने वाले से मेल, बढ़ते रहे जैसे अमर बेल, अद्भुत दिन थे हमारे तुम्हारे, चल फिर बैठे नदी किनारे, खोजे बचपन बिखरे तारे। थैंक यू। मजेदार साबू और चाचा चौधरी, सबने बचपन में कॉमिक्स पढ़ी। मजेदार साबू और चाचा चौधरी, अनगिनत कहानियां दादी नानी की, खेलना अक्कड़ बक्कड़ अंताक्षरी, बातें करना सांझ सवेरे, चल फिर बैठे नदी किनारे, खोजे बचपन बिखरे तारे। बचपन पीछे छूट गया, गुजरा वक्त रूठ गया, आज भी याद आते हैं दिन, आज भी याद आते हैं दिन जो अपनों के साथ अपनेपन से गुजारे, चल फिर बैठे नदी किनारे, खोजे बचपन बिखरे तारे। और अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उम्र के उस पड़ाव पर जब हमें अपनी उम्र से शिकायत होने लगती है और हम कोशिश करते हैं हम अपनी उम्र से थोड़ा पीछे हट के दिखें, थोड़े ज्यादा अच्छे दिखें। तो उस पर मेरी एक हास्य वाली कविता है, हर उम्र में हंसी। और ये भी कहा जाता है कि ये तकलीफ या ये जद्दोजहद महिलाओं में ज्यादा होती है, तो मैं ऐसा नहीं मानती, ऐसा सुना है। तो मेरी कविता का शीर्षक है हर उम्र में हंसी। उम्र का बढ़ना एक सामान्य घटना है, फिर भी बढ़ती उम्र का खौफ यूं मानो हादसा है, दुर्घटना है। हर वर्ष अनगिनत मोमबत्तियां जलाते और बुझाते हैं, लेकिन कितने साल के हो गए सुन के झेपते हैं, शर्माते हैं। अंकों को इधर उधर करना, अंकों को इधर उधर करना मानो रोज की बात है। 16 साल की हसीनाओं के सामने अंक गणित की क्या औकात है। और क्या बदलाव आते हैं वो देखते हैं। चपल मृगनयनी आंखों से, चपल मृगनयनी आंखों से धुंधला सा दिखता है, रोज बनती नई लकीरों में चेहरा कुछ छुपता है। काली स्याह जुल्फों में कुछ रोशनी निकल आई है, कहीं नए नए रंग हैं, कहीं पूरी चांदनी छाई है। जब कमसिन थे तो पांव थमते ना थे, जब कमसिन थे पांव थमते ना थे, अब लड़खड़ाते हैं लाठी टेक कर। बेहद हैरानी होती है ये नजारा देखकर। सीढ़ियों पर चढ़ना मानो चांद पर जाना है, सीढ़ियों पर चढ़ना मानो चांद पर जाना है। 500 मीटर के लिए भी ओला उबर बुलाना है। श्रवण हुआ मुश्किल, मुश्किल चबाना ग्रास, श्रवण हुआ मुश्किल, मुश्किल चबाना ग्रास। नाक पे ऐनक टिका है, दांत मांगे डेंटल फ्लॉस। लेकिन लेकिन हम भी कुछ कम नहीं, पूरा लगाएंगे जोर। बोटॉक्स, फेशियल, मास्क, ये दिल मांगे मोर। होती रिपेयर गाड़ी, होती रिपेयर गाड़ी, मकान मांगे पुट्टी और रंग। हम क्या इतने गए गुजरे हैं, हम भी बनेंगे नवरंग। फिर कभी कभी लगता है उम्र का बढ़ना इतना बुरा तो नहीं, बहुत दिखा लिए जलवे, अब चाची ताई ही सही। तो पक्की बात है बढ़ती उम्र से डरना है बेकार, पर आज भी कोई 40 में 30 का बोले तो सच कहना खून बढ़ता है ना यार। थैंक यू, थैंक यू। और आखिरी में मैं गुलजार साहब की एक बड़ी प्यारी कविता है उम्र पर, बचपन पर, उसकी कुछ पंक्तियां साझा करूंगी। ऐ उम्र कुछ कहा मैंने, ऐ उम्र कुछ कहा मैंने,
पर शायद तूने सुना नहीं। तू छीन सकती है बचपन मेरा, पर बचपना नहीं। हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर एक इंसान बुरा नहीं होता। बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से भी, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। थैंक यू सो मच। बचपन के लिए बहुत अच्छा बोला चित्रा जी ने। तो मैंने भी बचपन में एक कविता लिखी थी कि कहाँ रहा वो नादानियों का बस्ता, स्कूल की वो रिक्शा, कच्चा पक्का रास्ता, वो बेपरवाह सा बचपन, शैतानी आई थी। मैं काफी शैतान रही हूँ बचपन में, अभी भी हूँ। माँ बाप से लिपटा हैरान सा वो बच्चा, अब उठा लिया है उसने जिम्मेदारियों का बस्ता, हो गया है समझदार, शैतान सा वो बच्चा। बिना नखरे के ही सब्जी खा लिया करता है, बिना नखरे के ही सब्जी खा लिया करता है, और वक्त पे दफ्तर पहुंचता है वो जिम्मेदार सा बच्चा। नहीं रही अब उसमें मासूमियत कोई, नहीं रही उसमें मासूमियत कोई, हो गया है बड़ा नादान सा बच्चा, नादान सा बच्चा। तो इसके साथ बुलाते हैं राजेश जी को, बुलाते हैं। राजेश जी प्लीज आए और अपनी व्यथाएं सुनाएं, अपनी कहानियों और किस्सों। सभी को नमस्कार। आज कल मैंने फेसबुक में एक अपनी कविता पोस्ट करी और पोस्ट करने के बाद 10 मिनट तक इंतजार किया, देखता हूँ एक भी लाइक नहीं है। फिर मुझे अपनी ये कविता याद आ गई, और जो आज के दिन जो माहौल हो गया है और उसमें कविता और साहित्य को लेकर लोगों के मन में जिस तरीके की एक ये है कि पढ़ना नहीं चाहते, इंटरनेट के आने के बाद बहुत कम पढ़ते हैं, हम लोग भी बहुत कम पढ़ते हैं, उतना नहीं पढ़ पाते। तो उसको लेकर एक कविता लिखी थी, वो काल जयी। इसमें कविता का शीर्षक है कवि की कविता की वेदना। वो काल जयी रचनाएं बनी, कभी देखता था और सोचता था। वो काल जयी रचनाएं बनी, कभी देखता था और सोचता था। देश भविष्य की बातों को अपने अंतस में तोलता था, देश भविष्य की बातों को अपने अंतस में तोलता था। मन की पीड़ा को शब्दों में, मन की पीड़ा को शब्दों में गढ़ गढ़ कर सच बोलता था। वो कालजयी रचनाएं बनी, कभी देखता था और सोचता था। फिर क्षण भंगुरता के दिन आए, क्षण भंगुरता मतलब आज का जो दिन। फिर क्षण भंगुरता के दिन आए, असार हुई सब कविताएं। फिर क्षण भंगुरता के दिन आए, असार हुई सब कविताएं। शोरगुल में खोसी गई श्रोताहीन सभी रचनाएं, शोरगुल में खोसी गई श्रोताहीन सभी रचनाएं। वक्त किसी के पास नहीं, वक्त किसी के पास नहीं, कुछ शब्दों में सब कहना है। वक्त किसी के पास नहीं, कुछ शब्दों में सब कहना है। सागर सी गहराई कहाँ, सागर सी गहराई कहाँ, अब अश्रु सा बहना है। सागर सी गहराई कहाँ, अब अश्रु सा बहना है। अंतरजाल, इंटरनेट, अंतरजाल ही जंजाल बना, अंतरजाल ही जंजाल बना, मन मस्तिष्क कुंद कर जाएगा। अंतरजाल ही जंजाल बना, मन मस्तिष्क कुंद कर जाएगा। नवाचार है दो पंक्तियों का, नवाचार है दो पंक्तियों का, वायु में विलीन हो जाएगा। नवाचार है दो पंक्तियों का, वायु में विलीन हो जाएगा। अब कालजयी कुछ नहीं होगा, अब कालजयी कुछ होगा नहीं, विचार सिमटता जाएगा। अब कालजयी कुछ होगा नहीं, विचार सिमटता जाएगा। कविताएं हैं खोने लगी, कभी भी एक दिन खो जाएगा। क्या बात कर दिया, कविताएं हैं खोने लगी, कभी भी एक दिन खो जाएगा। और जो आज के देश के हालात है, और कहीं ना कहीं जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि कहीं ना कहीं मैं राजनीति से संबंध रखता हूँ। और आप जी राजनीति में हो चाहे नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं देश में और समाज में जो हो रहा है उससे आप अलग नहीं रह सकते। आपकी विचारधारा, आपकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर चुप भी हैं तो भी आप राजनीतिज्ञ हैं। तो एक जो आज की हालात है उसके ऊपर कविता मैंने लिखी है। इसको किसी
राजनीतिक दल के तौर पे नहीं देखा जाए। कविता का शीर्षक है रिबूट द सिस्टम। गला घुट रहा लोकतंत्र का, गला घुट रहा लोकतंत्र का, तार तार सौहार्द हुआ है। गला घुट रहा लोकतंत्र का, तार तार सौहार्द हुआ है। मानवता के अश्रु देखकर तिरंगा भी कुछ आद्र हुआ है। मानवता के अश्रु देखकर तिरंगा भी कुछ आद्र हुआ है। वोट बिका लुट गया जनमत, वोट बिका लुट गया जनमत, मत पेटियों में पड़ गए डाके। वोट बिका लुट गया जनमत, मत पेटियों में पड़ गए डाके। बढ़ती साड़ी बहती दारू, बढ़ती साड़ी बहती दारू, 5 बरस फिर जमकर फाके। बढ़ती साड़ी बहती दारू, 5 बरस फिर जमकर फाके। चुनाव आयोग सरकारी हो गया, चुनाव आयोग सरकारी हो गया, लोकतंत्र का व्यापारी हो गया। चुनाव आयोग सरकारी हो गया, लोकतंत्र का व्यापारी हो गया। निष्पक्ष कुछ होता कहाँ है, निष्पक्ष कुछ होता कहाँ है, जमूरा ही अब मदारी हो गया। निष्पक्ष कुछ होता कहाँ है, जमूरा ही अब मदारी हो गया। संघ राज्य की अवधारणा सिमटी, फेडरल स्टेट, संघ राज्य की अवधारणा सिमटी, आत्मा संविधान की रोटी। संघ राज्य की अवधारणा सिमटी, आत्मा संविधान की रोटी। एकात्मता के सपने दिखाकर विविधता ने अब रंगत खोदी। एकात्मकता के सपने दिखाकर विविधता ने अब रंगत खोदी। रक्षक ही भक्षक बन बैठे, रक्षक ही भक्षक बन बैठे, लुटेरों से गठजोड़ हो गया। रक्षक ही भक्षक बन बैठे, लुटेरों से गठजोड़ हो गया। संजीदा चर्चाएं नहीं होती, संजीदा चर्चाएं नहीं होती, सदन सत्ता का शोर हो गया। संजीदा चर्चाएं नहीं होती, सदन सत्ता का शोर हो गया। रक्तिम आंखें बस विरोधी स्वर पर, रक्तिम आंखें बस विरोधी स्वर पर, व्यापार ही देश का धर्म हो गया। टेलीप्रॉम्प्टर रखकर आगे, काला कागा भी मोर हो गया। टेलीप्रॉम्प्टर रखकर आगे, काला कागा भी मोर हो गया। पत्रकार अब दिखते कहाँ है, पत्रकार अब दिखते कहाँ है, काले कागज अब दिखते कहाँ है। पत्रकार अब दिखते कहाँ है, काले कागज अब दिखते कहाँ है। आंदोलनों की कुचल गई लाशें, आंदोलनों की कुचल गई लाशें, सत्याग्रह अब दिखते कहाँ है। आंदोलनों की कुचल गई लाशें, सत्याग्रह अब दिखते कहाँ है। समाधान अब क्या है, समाधान अब क्या है बोलो, सिस्टम सारा बिगड़ गया है। समाधान अब क्या है बोलो, सिस्टम सारा बिगड़ गया है। रिबूट ही है एकमात्र उपाय, रिबूट ही है एकमात्र उपाय, हर सपना पीछे छूट गया। तो जो लोग कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे वो रिबूट को समझते होंगे। रिबूट ही है एकमात्र उपाय, हर सपना पीछे छूट गया है। अब कहां से आए भगत सिंह, अब कहां से आए भगत सिंह, सुभाष लक्ष्मी गांधी बोलो, अफीम धर्म की पीकर मत वाले, क्रांति का पथ भूल गया है। अफीम धर्म की पीकर मत वाले, क्रांति का पथ भूल गया है। ठीक, अंत में एक तीसरी कविता है जो आज हम लोग जो मैं को लेकर जीते हैं, अहंकार में जीते हैं, और जो हमारा सबको पता है कि हमारा अंत क्या है, कि अंत में एक न एक दिन सबको धुआं बन जाना है या राख बन जाना है। तो उस पर एक कविता है। बांध सके ना कोई बंधन, बांध सके ना कोई बंधन, कहते थे जो प्रेम चिरंतन। बांध सके ना कोई बंधन, कहते थे जो प्रेम चिरंतन। जुल्फे आंसू रोक सकी ना, मनमोजी सा बहक गया। जुल्फे आंसू रोक सकी ना, मनमोजी सा बहक गया मैं। रीत गया मैं, बीत गया मैं, हार हार कर कुछ जीत गया। रीत गया मैं, बीत गया मैं, हार हार कर कुछ जीत गया मैं। बूंद बूंद सा टपक गया मैं, अश्रु गालों पर ढलक गया। बूंद बूंद सा टपक गया मैं, अश्रु गालों पर ढलक गया मैं। उस्मा आते ही सूरज की,
ओस की बूंदों सा सुस्त हुआ। उस्मा आते ही सूरज की ओस की बूंदों सा सुस्त हुआ मैं। महका भी था चहका भी था, ऐसा भी एक पल आया, अंगारों सा दहक गया मैं। अलहड़ता का बचपन देखा, मदमस्त सा यौवन देखा, खम खोया अदृश्य जगत में, धीरे धीरे रिश्ता गया मैं। जरा जीर्ण एक खंडहर देखा, मुंडेर पर पड़ा खाली बर्तन देखा। जरा जीर्ण एक खंडहर देखा, मुंडेर पर पड़ा खाली बर्तन देखा। राख हुआ मैं बन गया धुआं में, राख हुआ मैं बन गया धुआं में, बादलों की ओर हुआ मैं, हुआ विसर्जित जलधारा में, पंच तत्वों में विलीन हुआ मैं का आना मैं का जाना, मैं का आना मैं का जाना, रीते आना रीते जाना, जीता वो भी हार गया मैं, हार हार कर जीत गया, हार हार कर जीत गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही अच्छा, बहुत नया, आते रहिए, बहुत नया नया सुनने को मिलता है, अच्छा लगता है। तो एक ट्रिविया देती हूँ मैं आपको। आप लोगों को पता है कि आईपीएल में टैक्स नहीं लगता, मतलब टैक्स नहीं होता, इट इज टैक्स फ्री। तो आईपीएल इज exempted of taxes. The players and the franchisee will pay the normal taxes जो उनके ऊपर इंडिविजुअली बनते हैं। तो देश बहुत बड़ा है और 2% लोग टैक्स देते हैं, तो सारा भार जो है उन 2% लोगों के ऊपर है जो मिडिल क्लास हैं, जो नौकरी करने चाहते हैं, जिनको उनकी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज भी चूसती हैं और सरकार तो पहले ही पैसा काट लेती है। ठीक है, तो एक छोटा सा लिखा है मैंने उस पर, जब नेता लोग जब इनको वोट चाहिए होता है तो तब भी उसी गली में जाते हैं जहाँ पे सड़क बनी हुई होती है। जहाँ सड़क नहीं बनी होती ना, फरीदाबाद के और दिल्ली के कुछ रास्ते ऐसे हैं, तो मैंने इसलिए देखे क्योंकि मैं सेल्स में मुझे घुसना पड़ता है। एक जगह है संगम विहार, जब बारिश आती है तो वहाँ पे ट्रैक्टर चलता है, तो उसके अलावा वहाँ पे कुछ और चल ही नहीं सकता। मैंने वो सब भी देखा है, वो सब भी मैंने अपने सेल्स की लाइफ में देखा है। वहाँ पे कोई नेता नहीं आता, कोई मतलब नहीं है, सालों से वो ऐसा ही, सालों से। इट इज दिल्ली, इट इज साउथ दिल्ली, जिसको हम कहते हैं पॉश एरिया। एक बार कोई नेता संगम विहार में जाके देखिए, उसको पता चलेगा कितनी तकलीफें हैं वहाँ के लोगों को। जिस दिन संगम विहार के सारे लोग नहाते हैं ना, उस दिन पानी जाम हो जाता है वहाँ। आई एम नॉट जोकिंग। तो एक दिखाया छोटा सा कि सड़क बनी तो आई कार, आईपीएल पे नो टैक्स यार, वोट पे नोट है बांटे जाते, आड़ी तिरछी मेरी सरकार, टैक्स स्कीम में फंसी रहे जनता। हम लोग तो यही कर रहे हैं ना, टैक्स भरना है तो इसलिए कमाना ही पड़ेगा, हम उनके लिए कमा रहे हैं। तो टैक्स स्कीम में फंसी रहे जनता, एजेंडा इनका रिलीजन वोट। डरते रहे कवि रिपोर्टर सारे, डरते रहे सारे कवि रिपोर्टर, कैसे लिखे सच की दरकार। चोर स्कैमर चिल करे सारे, चोर स्कैमर चिल करे सारे, जेलों में भरे हैं हास्य कलाकार। अभी जरा सा कुछ कह दो आप, है ना। अभी सोनम वांगचुक को जो इतने से धरना में बैठे तो कोई एक्शन नहीं है, अभी समय रहना बेचारा गाली दे देगा तो उसको जेल में डाल देंगे। तो इसके लिए टाइम है, 1-2 घंटे में एक्शन हो जाता है उनको। चोर स्कैमर चिल हैं सारे, जेलों में भरे हैं हास्य कलाकार, वाह रे मेरी नई सरकार, एंटी ह्यूमन मेरी सरकार। मैं इस सरकार को एंटी ह्यूमन मानती हूँ, तो एंटी ह्यूमन मेरी सरकार। तो आगे बढ़ाते हैं, मैं बुलाना चाहूंगी फिर आप प्लीज आए और अपनी कविताएं हमारे साथ साझा करें। प्लीज जोरदार तालियां सुनने के लिए। साल में एक बार आता है, आप सबका भी आता है, और वो एक ही बार आता है। समझ गए होंगे क्या आता है, जो कल मेरा भी था। जो कल मेरा भी था, ताकीद के साथ ऐसा एहसास दिला गया कि भाई संभाल लो, 1 साल और बढ़ गया। इसका एहसास कल भी जितने भी मैसेजेस आए, जितने भी विशेष आए, मन ने बार बार वही ताकीद की कि भाई 1 साल निकल गया, 1 और साल निकल गया। मन ने भर भर कर सुनाया 1 साल निकल गया, लेकिन फिर मैंने उसे एक सिरे से खारिज कर दिया। मैंने उसे एक सिरे से खारिज कर दिया और बोला छोड़ो रहने दो, छोड़ो रहने दो, अभी तो मैंने जीना सीखा है, अभी तो मैंने कविशाला को ज्वाइन किया है, अभी तो मेरा जन्म हुआ है, अभी तो मैं कुछ कहना सीखी हूँ, तो अभी तो मैंने जीना सीखा है, बुढ़ापा कहाँ, अभी तो मैंने नया जन्म लिया है, अभी तो मैंने अपने से लोग पाए हैं,
अभी तो मैंने अपने से लोग पाए हैं जो लगते हैं अपने नहीं पराए हैं, जो समझते हैं भावनाओं की कीमत, जो समझते हैं भावनाओं की कीमत, जानते हैं शब्दों की हकीकत, जो पहुंचते हैं वहां जहां भावनाओं की खेती दिल से निकले शब्दों से होती है। और वाह क्या बात है, क्या कहा, ये सुनकर मन बाग हो जाता है। तो ये अंकुर के नजर है ये शेर आपके और आपके कविशाला के लिए। ना उम्मीद के जहन में उम्मीद जगा दे, ना उम्मीद के जहन में उम्मीद जगा दे, ऐसा रिश्ता तबस्सुर में ही नसीब होता है। बहुत बढ़िया। अगर तबस्सुर हकीकत बन मयसर हो जाए, अगर तबस्सुर हकीकत बन मयसर हो जाए, फिर इनायते जिंदगी जन्नत हो जाए। बहुत बढ़िया। तो उर्दू मेरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी की उर्दू बहुत अच्छी थी, इसलिए कुछ कुछ शब्द मुझे आते हैं, तो वो मैंने उनको इस्तेमाल करके आपको पेश किया है। तो अब बात आ जाती है कि बहुत कुछ सब लोग बोल रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स पर, कोई कुछ पर। पिछली बार नारी पर बहुत बोला गया, पिछली बार बहुत कुछ ऐसा हुआ कि तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ नारी के बारे में बोलना लिखूं। तो ये है कि नारी शक्ति तो आदिकाल से ही शक्ति का प्रतीक रही है, लेकिन कुछ सामाजिक और राजनीतिक कारणों की वजह से, या जो भी कहा जाए, तो बेचारी कमजोर पड़ती गई और उसे अबला का दर्जा दे दिया गया। शायद इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने लिखा कि अबला जीवन खाए तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन समय बदला और आज की नारी ने कहा, अच्छा मैं बताती हूँ, जैसे वो तैसा। ये हमारी स्पेसिमेन है सबके सामने। अब बोलो तुम कहाँ जाते हो। तो नारी ने अपनी जो नियति समझ ली थी, तो बस उसको बता उन्होंने। तो क्या कहा उसने, रोक सकते हो तो रोक लो, रोक सकते हो तो रोक लो, टोक सकते हो तो टोक लो, किसी के रोके ना रुकूंगी मैं, किसी के टोके ना टिकूंगी मैं। हिम्मत है तो आजमा लो मुझे, हिम्मत है तो आजमा लो मुझे, झुका कर रख दूंगी मैं भी तुझे। मैं ही दुर्गा हूं, मैं ही काली हूं, मैं ही मां सरस्वती भी हूं। मैं ही दुर्गा हूं, मैं ही काली हूं, मैं ही मां सरस्वती भी हूं। मां बनकर सिर पर हाथ भी रखती हूँ, मां बनकर सिर पर हाथ भी रखती हूँ, और मित्र बनकर बात भी करती हूँ। ज्ञान से अज्ञान को हरती हूँ। मैं ही संहारक हूँ, मैं ही संरक्षक हूँ, मैं ही संहारक हूँ, मैं ही संरक्षक हूँ, मैं ही मोम हूँ, मैं ही मोम हूँ, जलाती भी हूँ और पिघलती भी हूँ। मैं ही मोम हूँ, मैं ही आग हूँ, पिघलती भी हूँ और जलाती भी हूँ। कल कल बहता झरना भी हूँ, कल कल बहता झरना भी हूँ, और लहरों में उठता तूफान भी हूँ। ध्वंसकारी आंधी भी हूँ, और शीतल सुगंधित समीर भी हूँ। जीवन दायिनी भी हूँ, और मृत्यु का विधान भी हूँ मैं। जीवन दायिनी भी हूँ, और मृत्यु का विधान भी हूँ मैं। अपने कर्मों से पहचानो मुझे, कौन हूँ, नारी हूँ। अब आपके प्रेम की बात आ जाए, तो प्रेम क्या है। कृष्ण ने भी उद्धव को भेजा था वृंदावन, जो खुद मथुरा चले गए कि जाकर के समझाओ उनको। तो उन्होंने जवाब दिया कि अपनो गरज जान पर गाठ्यो, अब तुम कत बौराने। उद्धव कहियो जाय श्यामसु, प्रेम लेन देन बराबर ही। उन्होंने कहा कि अपना तो गरज निकल गई, तो चले गए मथुरा, अब हमारे पास उद्धव पे भेज रहे हो ब्रह्म ज्ञान देने के लिए। तो भाई प्रेम में लेन देन बराबर का होता है। यहाँ कुछ नहीं है ऐसा कि भाई तुम वहां बैठो और हम यहाँ रहे, जितना हम प्रेम करते हैं हमें उतना ही चाहिए। तो प्रेम क्या है, प्यार क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। तो प्रेम क्या है, क्या एक दूसरे की परवाह है, साझेदारी का व्यापार है,
या फिर अपेक्षाओं का व्यापार है? क्या है ये? प्रेम दो आत्माओं का मिलन है या विरह का तड़पता दर्द? या फिर सुख में बिताई आनंदमयी स्मृति, सुख में बिताई आनंदमयी स्मृति, या फिर बीते पलों की दुख भरी यादें? प्रेम अटूट विश्वास है या कभी न टूटने वाला बंधन? ट्रस्ट नेवर टू बी शैटर्ड और प्रॉमिसेस नेवर टू बी ब्रोकन? किसी का सानिध्य या पार्थक्य? पास होना, किसी के पास होना या किसी के बिना कुछ भी ना होना? कहीं वह वासना की तपती अगन तो नहीं? कहीं वह वासना की तपती अगन तो नहीं, या फिर बुझी हुई लौ की मौन चटखन, या फिर क्रैकलिंग साउंड ऑफ डाइंग फायर? क्या है ये? अब मैं क्या महसूस करती हूँ, क्या है ये? तो सिर्फ प्रश्न है। तो प्रेम आत्मा, मन और हृदय का अटूट अदृश्य बंधन है। उन्मादित उल्लास ही इसका मूल्य मंत्र। Exhilaration is the essence of love. यह ना उदासी है, ना विरह है, न कुछ बांटना है, न कुछ अपेक्षा है। प्रेम तो केवल शुद्ध आनंद है, जो खूबसूरत मुस्कान बनकर एक ऐसी रोमांचकारी तरंग यानी अंडरकरंट फिल्म, पूर्णतः बेखबर इस संसार से, जो संसार से पूर्णतः बेखबर कर देती है। ये प्रेम इन्फिनाइट है, अनंत है। वह इंसान को ऐसे लोक में ले जाती है जहाँ देह स्पर्श से परे निस्वार्थ अनुभूति है, सेल्फलेस फीलिंग बियॉन्ड फिजिकल टच। अनंत अमृत रस का अनजाना रहस्य है। ये एक ऐसा रहस्य है, मिस्ट्री है ये, जिसे हम कहते हैं कि सेल्फलेस फीलिंग बियॉन्ड फिजिकल टच, अनंत अमृत रस का अनजाना रहस्य। दिमाग के दायरे से परे, दिमाग सोच के नहीं कर सकते आप इसे, दिमाग के दायरे से परे निर्मल आनंद, प्योर हैप्पीनेस। विचार नहीं, ये निस्वार्थ एहसास है। यह सिर्फ दिल समझता है, समझाया नहीं जा सकता। यह प्रेम है। तो मैं अपना फेवरेट शेर सुनाऊंगी। इसमें दो शब्द आएंगे, एक ताबीर और तहरीर। ठीक है, तो मैं बहुत दिनों से नहीं सुनाया, मैं अधिकतर सब जगह जब जाती हूँ सुनाती हूँ। ताबीर का मतलब होता है रियलिटी और तहरीर का मतलब होता है लिखावट जो मैं लिखती हूँ। तो अर्ज किया है कि मैं सवालों की तरह हूँ तो जवाबों की तरह, मैं सवालों की तरह हूँ तो जवाबों की तरह, मैं ताबीर हूँ तेरी तो मेरे ख्वाबों की तरह। मेरी तहरीर से नफरत है तो क्यों खत मेरे, मेरी तहरीर से नफरत है तो क्यों खत मेरे, सजा रखे हैं कमरे में किताबों की तरह। रात गए जब याद दिल से उतर जाती है, रात गए जब याद दिल से उतर जाती है, तेरा एहसास महकता है गुलाबों की तरह। रोज ये हाथ उठते हैं तो दुआओं में मांगते हैं तुझे, हाथ उठते हैं तो दुआओं में मांगते हैं तुझे, ये काम किया करते हैं अपने सबाबों की तरह। मैं सवालों की तरह हूँ तो जवाबों की तरह, मैं ताबीर हूँ तेरी तो मेरे ख्वाबों की तरह। शुक्रिया। तो बैक टू ट्रैक, ठीक है, अब सब सुनाएंगे ऐसा वाला। तो मैं बुलाना चाहूंगी अनीता जी को। अनीता जी बहुत नाराज हो रही थी मुझसे। आइए अनीता जी, कुछ सुना दीजिए बढ़िया सा। पिछले दिनों मेरे बाबूजी की पुण्यतिथि थी, तो मैंने उनके लिए लिखा हुआ है, मैं उसको सुनाती हूँ आप लोगों को। पिता के पास जाने का न हमें हौसला था, पिता के पास जाने का न हमें हौसला था, वो ऊंचा एक पर्वत थे यही बस फासला था। उनके लबों पर कम ही आए प्यार के मीठे से जुमले, उनके लबों पर कम ही आए प्यार के मीठे से जुमले, मगर उनकी खामोशी में भी एक समंदर बोलता था। गिरे जब राह में हम हाथ थामा भी नहीं था, गिरे जब राह में हम हाथ थामा भी नहीं था, नजर से ही मगर हर बार हिम्मत दे रहा था। हमारी हर जरूरत ने उन्हें थोड़ा घटाया, हमारी हर जरूरत ने उन्हें थोड़ा घटाया, कभी कुर्ता कभी चश्मा कभी सपना बिता था।
न पूछी थी कभी हमने वो थकन उन कंधों की भी, न पूछी थी कभी हमने थकन उन कंधों की भी, जो हर मौसम में हमारे घर का आसरा था, जो डांटते थे अक्सर घर देर से लौटने पर, जो डांटते थे हमें घर देर से लौटने पर, उसी आवाज में एक बेकरारी का नशा था। माँ को हरदम ही पुकारा, पिता को काम में ढूंढा, उसाया था सर पर जब तक कहाँ ये एहसास था। बिछड़कर आज जाना बोलते कम लोग भी तो, बिछड़कर आज जाना बोलते कम लोग भी तो, मोहब्बत का दरिया मगर अपने भीतर लिए था। कभी सीने से लग जाती तो शायद जान लेती, कभी सीने से लग जाती तो शायद जान लेती कि पत्थर सा जो दिखता था बहुत ही भीगता था। अब उसकी याद आती है दुआ बनकर हर एक पल, अब उसकी याद आती है दुआ बनकर हर एक पल, जो सर पर हाथ उनका था वही मेरा खुदा था। एक मैंने अपना एहसास लिखा हुआ है, तो उसको मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। किसी हार की दहलीज पर ठहरी नहीं हूँ मैं, किसी भी हार की दहलीज पर ठहरी नहीं हूँ मैं, व्यर्थ की रोशनी में कभी संवरी नहीं हूँ मैं, जीतने के इंतजार में बैठी नहीं कभी, रास्ते गढ़ रही हूँ बिखरी नहीं हूँ मैं। मंजिल न मिल सकी तो सफर ही लिखूंगी, मंजिल न मिल सकी तो सफर ही लिखूंगी, तकदीर की लकीरों से डरी नहीं हूँ मैं खुद की आखिरी आस और खुद का ही सहारा थी, मैं खुद की आखिरी आस हूँ और खुद का सहारा भी, किसी और उम्मीद पर टिकी नहीं हूँ मैं। समय चाहे हजार इम्तिहान ले ले मगर हार मान लूं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ मैं। एक मैंने चाय अपने और चाय के इस पे लिखा हुआ है। तो इश्क के भाप में हर शाम संवर जाती है, इश्क के भाप में हर शाम संवर जाती है, चाय पर तुम आ जाओ तो हम हर ख्वाब निखर जाती है। जब भी केतली में हल्की सी सदा उठती है, जब भी केतली में हल्की सी सदा उठती है, तेरी खामोश हंसी दिल में उतर जाती है। धूप खिड़की से उतरकर मेरी मेजों पे रुकी, चाय की खुशबू में हर सांस महक जाती है। आज फिर चाय बनाई थी तुझे सोचते हुए, आज फिर चाय बनाई थी तुझे सोचते हुए, उम्र भी घूट घूट होकर बिखर जाती है। होश तब आया कि तेरा ख्याल इतना था, होश तब आया कि तेरा ख्याल इतना था, आज फिर चाय में शक्कर नहीं डाली मैंने। चाय की दो लाइन लिखी है मैंने। चाय की दीवानगी जो हमारे देश में है ना, मतलब हाँ उसके लिए बता दें। चाय की दीवानगी जो हमारे देश में है ना, मैंने किसी को कॉफी के लिए इतना मरते नहीं देखा। अंग्रेजों को देश विदेश भी जाते हैं, इतना कॉफी के लिए वो मर नहीं रहा, और मर रहा है तो लिख नहीं रहा। कॉफी के लिए लोग दीवाने। आई हैव सीन एवरी ऑफिस लोग कॉफी का मग लेके घूमते हैं वो लोग। वो थोड़ा स्टाइल मारने के लिए भी होता है, कॉर्पोरेट्स में काफी होता है आजकल ना। कॉफी मग्स आ गए हैं बहुत बढ़िया बढ़िया वाले, है ना। तो नट केस करके कंपनी है, उसमें सॉरी प्रमोट कर रही हूँ तो वो भी बड़े अच्छे अच्छे कॉफी मग्स बनाती है, बड़े बंद स्टील वाले, जिन्हें कौन कौन से वाले। बट द थिंग इज चाय की बात है, मैंने तो चाय छोड़ दी है मैंने, जिससे बहुत ज्यादा लगाव हो जाए, जो चीज आपको तड़पाने लगे। शाम के 4 बजे ना मैं चाय के लिए तड़पने लगती थी। मतलब जो भी मेरा जूनियर में सामने आ जाता था और मेरे पास चाय नहीं आती थी, मैं चमक जाता था उससे। तो मुझे लगा, फिर मैंने मतलब अपने बारे में एनालिसिस बहुत करना चाहिए इंसान को। मैं ओवर थिंकर हुई, इतने सोचने लगी यार कि बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर मेरे डैडी आए थे गुड़गांव, तो वो कह रहे चाय बहुत पीने लगी है तू, तो मैं तेरे को पैसे दूंगा, तो चाय छोड़ दे। तो मैंने सौदा कर दिया। इतना प्यार भी नहीं है, पैसे से ज्यादा प्यार है। तो लिखा है कि 2 लाइन लिखी है कि हर वो बात छोड़ देंगे जो हमको प्यारी थी, हर वो बात छोड़ देंगे जो हमको प्यारी थी, चाहे वो चाय की चुस्की हो या लत तो हो। शुक्रिया। तो एक लिखा है कि अब बिछड़ने पे आ जाते हैं। देखो प्यार वाली बात तो बहुत कर दी मैंने। मेरा फेवरेट काम है बिछड़ने वाली बात करनी। लिखा है कि वो बता भी तो सकता था कि वो बदलना चाहता है, डिस्कस तो हो सकता था, तो बता भी तो सकता था कि वो बदलना चाहता है, अपनों में नहीं गैरों में रहना चाहता है। यूं तो बेवफा नहीं कहेंगे उसको बदल जाने के बाद, यूं तो बेवफा नहीं कहेंगे उसको बदल जाने के बाद,
वो जता भी तो सकता था कि वो क्या कहना चाहता है। दिल में मायूसियों का आलम है, फिर वही बात है छिड़ी। दिल में मासूमियों का आलम है, फिर वही बात है छिड़ी। वो निभा भी तो सकता था जो छोड़ना चाहता है, वो निभा भी तो सकता था जो छोड़ना चाहता है। तो शब्द बुलाएंगे स्मृति जी को, प्लीज आए और अपना सुनाए कुछ। जोरदार तालियां स्मृति जी के लिए। सभी प्रभु जनों को मेरा नमस्कार। तो थोड़ा सा संक्षेप में अपना परिचय मैं आप सभी को दे देती हूँ। मेरा नाम है स्मृति, पढ़ना पढ़ाना है मेरी वृत्ति, लेकर आई हूँ मैं अपनी काव्य कृति। मुझे पसंद है अपनी भाषा और अपनी संस्कृति। धन्यवाद। अभी बस एक शब्द कहना चाहूंगी कि सभी के सभी इतने धुरंधर थे कि मुझे ये लग रहा था एक ब्लॉकबस्टर के बाद जो मूवी आती है, रिलीज होती है, उसको कोई देखेगा कि सुनेगा। तो वही सब मेरे हालात है, लेकिन मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरी कविता पसंद आएगी। धन्यवाद। तो मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है लड़की, औरत, बेटी का घर। आप कहीं पे भी देखेंगे तो आप ये जरूर देखेंगे कि हमारी जो मम्मी है, माता जी, चाचियाँ जो भी है, उन्होंने बचपन से लेके अब तक, बल्कि मैं अपनी भी बात करूं तो बचपन से लेके अब तक काम कर रही हूँ, अपने घर बदल रही हूँ, ठीक है, और हर घर को, हर मकान को अपना घर समझ रही हूँ, हर रिश्तों के साथ घर बदल रही हूँ। और फिर भी एक जो महिला है वो लास्ट तक ये नहीं समझ पाती कि उसका खुद का घर कौन सा। तो उसी पर ही मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। हाँ जी। आशा करती हूँ सभी महिलाओं का अपना खुद का घर हो। हाँ जी, तो स्टार्ट करती हूँ अपनी कविता। लड़की, औरत, बेटी का घर। जब अपने पिता के मैं घर थी, जब अपने पिता के मैं घर थी, हर कोने को घर के सजाया मैंने। फर्श पे रोज पोछा लगा के, फर्श पे रोज पोछा लगा के आईने सा चमकाया मैंने। अपने माता पिता की मेहनत का वो घर, अपने माता पिता की मेहनत का वो घर, उस पर बहुत गर्व किया मैंने। उस घर से जुदा हो जाऊंगी ये कभी सोचा नहीं था मैंने। फिर एक दिन आया, फिर एक दिन आया जिस दिन मैं किसी घर की बहू बनी। अपने ही घर से मैं तो पराई हुई, पर अपने दिल को समझाया मैंने, पर अपने दिल को समझाया मैंने। अब अपने नए घर को ही अपना बनाया मैंने। पर अब ये आलम था, किसी को मेरा घर सजाना पसंद ही नहीं था। अब ये आलम था, किसी को मेरा घर सजाना पसंद ही नहीं था। समझ में ये आया कि ये भी तो मेरा घर ही नहीं था। अब सोचा खुद का मकान बनाना, अब सोचा खुद का मकान बनाना, हर एक कोने को करीने से सजाकर उस मकान को अपना घर बनाना। अपना घर सोचकर अब मैं इतराई, अपना घर सोचकर अब मैं इतराई। सोचा जिम्मेदारियों से मुक्ति पाई। कुछ सालों में बच्चे बड़े हो गए, कुछ सालों में बच्चे बड़े हो गए। अब उनके खुद के घर के सपने खड़े हो गए, अब उनके खुद के घर के सपने खड़े हो गए। मेरे सजे हुए घर को अब वो सजाने लगे, मेरे सजे हुए घर को अब वो सजाने लगे। मेरी लाई हुई छोटी छोटी चीजों को वो वहां से हटाने लगे, मेरी लाई छोटी छोटी चीजों को वो वहां से हटाने लगे। अब घर जो मेरा था वो मेरा था ही नहीं, अब जो घर मेरा था वो मेरा था ही नहीं। उसके द्वार पर मेरा कोई नाम ही नहीं। उस घर में रहना मेरे अपनों का रहम था, उस घर में रहना मेरे अपनों का रहम था। क्या मेरा अपना घर मेरा कोरा वहम था? क्या मेरा अपना घर मेरा कोरा वहम था? अब जैसे आपने इश्क की बात की तो मैं भी रहना सकी, मैं भी एक पोएम छोटी सी आपको सुनाना चाहूंगी। तुम्हारा खत, कि कैसे एक प्रेसी अपने प्रेमी के खत का इंतजार कर रही है और वो अपने ख्वाब में अपना नया रिश्ता बनाने के जो ख्वाब देख रही है, वो उन ख्वाबों को सजा रही है। और वो जो खत है, वो खत उसके लिए क्या, जो उसकी अपेक्षाएं थी, क्या वो उस पर खरा उतरा और वो खत क्या लाया है उसके लिए, वही मैं आपको सुनाना चाहूंगी। तो शीर्षक है तुम्हारा खत। तुम्हारे खत का इंतजार हमें इस कदर था,
तुम्हारे खत का इंतजार हमें इस कदर था, मेरे इश्क का जुनून कहो या मेरे हिस्से का सब्र था। मेरे इश्क का जुनून कहो या मेरे हिस्से का सब्र था। उस खत का इंतजार हमें उन शब्दों के लिए भी था। उस खत का इंतजार हमें उन शब्दों के लिए भी था जो सिर्फ मेरे लिए ही गढ़े हुए थे। उन शब्दों का अर्थ जानने के लिए, उन शब्दों का अर्थ जानने के लिए हम स्वयं तृष्णा में पड़े हुए थे। एक दिन जब खत आया, एक दिन जब खत आया, ऐसा कुछ वो तोहफा लाया। जीना है या अब मरना है हमें, जीना है या अब मरना है हमें, कुछ भी हमको समझ ना आया। तुम ताउम्र मेरे हो ना सकोगे, तुम ताउम्र मेरे हो ना सकोगे, तुम्हारे अपनों का ये फरमान लाया। अब की बार उस खत में, अब की बार उस खत में वो पहली सी महक न थी। अब की बार उस खत में वो पहली सी महक न थी। मुझसे जुदा हो जाने की दिल में कोई कसक न थी। अब तो सिर्फ यादों में बसी है चाहते तुम्हारी, अब तो यादों में बसी है बस चाहते तुम्हारी। पिंजरे में कैद हो गई है राहतें हमारी। तुम दूर होकर भी खतों में तो पास थे, तुम दूर होकर भी खतों में तो पास थे। रूह को सुकून देते प्यारे से एहसास तो थे। अब तो ना खत है तुम्हारे ना ही तुम, अब तो ना खत है तुम्हारे ना ही तुम। गमों की दुनिया में हम हो गए हैं गुम। सोचती हूँ वो खत क्या लाया मेरे लिए, सोचती हूँ वो खत क्या लाया मेरे लिए। तुम्हारी याद, अनसुलझे अरमान, अधूरे ख्वाब या दर्द का एहसास, ये तो अब उस इंतजार से भी भारी है। दिखाता हर पल मुझे मेरी लाचारी है। अब की बार ये खत न आया मुझको रास, अब की बार ये खत न आया मुझको रास। क्यों ही रखी मैंने तुमसे यास, क्यों ही रखी मैंने तुमसे यास। धन्यवाद। अगर समय हो तो एक छोटी सी और सुनाऊंगी। हाँ जी, मैंने अभी क्योंकि पुरुष भी बैठे हैं तो थोड़ा सा मुझे पता है कि जो पुरुष होते हैं ना वो अंतर मन कभी नहीं बताते अपना। मुझे लगता है महिलाओं से ज्यादा पुरुष के मन से उनकी मन की जो बातें निकालनी मुश्किल है, शायद महिलाएं बता देती हैं। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है लड़के के अंतर्मन पे। एक लड़के के अंतर्मन में क्या है जब वो उसकी प्रेयसी या आप कह लीजिए उसकी जो वाइफी, जब उनके बीच में झगड़े होते हैं और वो कहना चाह रहा है, उनको मनाना चाह रहा है वो, लेकिन एक कुछ होते हैं ना मेल ईगो चाहे प्रेम है लेकिन वो अपना अंतर्मन कभी भी नहीं बताएगा अपना। तो उसी पे कुछ छोटा सा लिखा है मैंने एक लड़की के अंतर्मन से। तुमने कहा था तुम आओगी मेरे घर तो मेरे छोटे से आशियाने को स्वर्ग बना दो। तुमने कहा था तुम आओगी मेरे घर तो मेरे छोटे से आशियाने को स्वर्ग बना दोगी, पर तुम आई अपेक्षाओं का गट्ठर लेकर। इन अपेक्षाओं पे खरा उतरते मैं भी अब थक गया हूँ, इन अपेक्षाओं पर उतरते अब मैं भी थक गया हूँ। लगता है रास्ते से मैं खुद ही अब भटक गया हूँ। तुम मेरी होकर भी अपने रिश्तों को ना भूली, तुम मेरी होकर भी अपने रिश्तों को ना भूली, तो मैं भी कैसे भूल जाऊं। अरे इंसान हूँ, इंसानियत के वास्ते ही सही अपनों के कुछ काम तो आऊं। तुमसे अटूट प्रेम है मुझे, तुमसे अटूट प्रेम है मुझे, मेरे जीवन को साकार करो तुम। कुछ कदम तुम भी तो आगे रखो, आगे मैं भी अपने हाथ बढ़ाऊं। कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले हम, अपने सपनों का एक महल सजाऊं। मैंने भी कहा था तुम्हें रानी बना के रखूंगा, मैंने भी कहा था तुम्हें रानी बना के रखूंगा। मुझे तुम इतना संबल तो दो, जब सब मुड़ के देखें तो सबको लगे ऐसी सबकी किस्मत हो। दोनों के सपनों को साकार मैं कर जाऊं, दोनों के सपनों को साकार मैं कर जाऊं। रिश्ता अपना ताउम्र रहे महकता, तुम्हारी जुल्फों में रोज मैं गजरा लगाऊं। कुछ मोहल्लत तो दे दो मुझे तुम, कुछ मोहल्लत तो दे दो मुझे तुम। बातें बहुत सी हैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, बातें बहुत सी हैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। धन्यवाद। राधे राधे सभी को।
मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है और अपने लिखे कुछ एहसास अल्फाजों द्वारा आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूँ। पहली चंद पंक्तियां पेशे खिदमत है कि उसके आंसुओं को गंगा कहा था मैंने, उसके चरणों को मैंने चारों धाम लिख दिया। उसके आंसुओं को गंगा कहा था मैंने, उसके चरणों को मैंने चारों धाम लिख दिया। खुदा ने पूछा क्यों अब तू इबादत नहीं करता मेरी, जिस्म का कतरा कतरा बहाकर माँ का नाम लिख दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं कुछ गजल पेश करूंगा। अभी हमारे अंतर्मन में क्या चलता है कुछ और लोग बता के गए। हम खुद से भी, है ना, हमें खुद से भी कहने का मौका मिलना चाहिए, है कि नहीं? प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति कैसा होता है, इस पर एक गजल है, सुने कि वर्षों से उसकी आंख का काजल रहा हूं मैं, हाँ उसके सूखे गांव का बादल रहा हूं। वर्षों से उसकी आंख का काजल रहा हूं मैं, हाँ उसके सूखे गांव का बादल रहा हूं मैं। वो साथ मेरे चाहती थी चलना हर कदम, वो साथ मेरे चाहती थी चलना हर कदम, बस इसलिए ही पाँव का पायल रहा हूं मैं, बस इसलिए ही पाँव का पायल रहा हूं मैं। वो कहती मेरे प्यार में पागल हो जाओगे, वो कहती मेरे प्यार में पागल हो जाओगे, उसको खबर क्या पहले से पागल रहा हूं मैं। उसके थे गांव में बहुत ही चोर उचक्के, गुड़गांव से थे उसके थे गांव में बहुत ही चोर उचक्के, सो मैंने भी बता दिया चंबल रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि उसके थे गांव में बहुत ही चोर उचक्के, सो मैंने भी बता दिया चंबल रहा हूं मैं। कपड़ा फटा पुराना था मैं सड़कों पे पड़ा, कपड़ा फटा पुराना था मैं सड़कों पे पड़ा, जो पूछा तो बता दिया आंचल रहा हूं मैं, जो पूछा तो बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और दो लोग चाय पे बोल के गए हैं तो मेरा धर्म बनता है मैं भी तो मैं चाय पीता नहीं, बट मेरी प्रेयसी कहा करती थी कि बहुत फीकी चाय बनाता हूँ, तो एक गजल उसी पर लिखी कि वही अभी दोहराता हूँ, मैं वही दोहराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा उस गजल में कि जरा सा मेरे पास भी आकर देखो, जीवन में खुशियां बढ़ा कर देखो। कहती हो चाय फीकी बनी है, कहती हो चाय फीकी बनी है, लब से लब तो टकरा कर देखो। कहती हो चाय फीकी बनी है, लब से लब तो टकरा कर देखो। हम कहने नहीं करने वाले हैं, हम कहने नहीं करने वाले हैं, वक्त आने पे तो बुला कर देखो। औरों को तो मौका देती थी, औरों को तो मौका देती थी, तो मुझसे भी तो निभा कर देखो। फिर आग लगेगी दुनिया में भी, फिर आग लगेगी दुनिया में भी, तुम नैन से मोती बहा कर देखो। और ये सभी महिलाओं को समर्पित कि हाँ बहू से बेटी भी बन जाओगी, हाँ बहू से बेटी भी बन जाओगी, सासू माँ को माँ बना कर देखो। खैर एक और गजल तरन्नुम में पेश करने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार की मैं अपनी पार्टनर चाहता हूँ। उस पर लिखा है कि हमको तो एक दूजे की पहचान बनना है, हमको तो एक दूजे की पहचान बनना है, एक दूसरे का हमको कदरदान बनना है। बस जान जान कहना हमारा नहीं भला, बस जान जान कहना हमारा नहीं भला, तुझको भी मेरी मुझको तेरी जान बनना है, तुझको भी मेरी मुझको तेरी जान बनना है। गर उत्सवों की हो कमी जो जिंदगी में तो, गर उत्सवों की हो कमी जो जिंदगी में तो, गर उत्सवों की हो कमी जो जिंदगी में तो, होली दिवाली तो कभी रमजान बनना है, होली दिवाली तो कभी रमजान बनना है। और किस तरह की मोहब्बत चाहिए। अभी किसी ने कृष्ण जी के बारे में बोला तो उसी पर मैंने भी कहा कि फरहाद सीरी भी जहां में तो मिसाल है, लैला मजनू सीरी फरहाद, ऐसे बहुत सारी कहावतें आपने सुनी होगी। तो कहा कि फरहाद सीरी भी जहां में तो मिसाल है, फरहाद सीरी भी जहां में तो मिसाल है,
फरहाद सीरी भी जहां में तो मिसाल है। हमको तो राधे कृष्ण सा भगवान बनना है, हमको तो राधे कृष्ण सा भगवान बनना है। एक आखिरी गजल जहां से शो की शुरुआत हुई थी पॉलिटिक्स और देश पे, तो मैं भी एक देश पे पढ़ देता हूँ। लेकिन अभी तक लोगों ने कहा कि देश में लोगों को क्या करना चाहिए, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए उस वक्त की। ये जमीन हमको मिली है तो संभाले भी इसे, ये जमीन हमको मिली है तो संभाले भी इसे। हमको पुरखों से मिली है ये अमानत की तरह, पेड़ पुरखों ने लगाई छांव हम तक आ गई, पेड़ पुरखों ने लगाई छांव हम तक आ गए। अब लगाए हम भी इसको एक विरासत की तरह, और सिर्फ झंडा ही उठाने से वफादारी नहीं, सिर्फ झंडा ही उठाने से वफादारी नहीं, फर्ज भी करने पड़ेंगे एक इबादत की तरह। जो मिली है वो किसी के त्याग की सौगात है, जो मिली है वो किसी के त्याग की सौगात है। मत बरत इसको कभी अपने जरूरत की तरह, और देश बदलेगा नहीं सिर्फ एक नई सरकार से, देश बदलेगा नहीं बस एक नई सरकार से, खुद बदलना भी पड़ेगा एक बगावत की तरह। कुछ की नजरों में फकत मिट्टी का टुकड़ा है वतन, कुछ की नजरों में फकत मिट्टी का टुकड़ा है वतन, हमने चाहा है इसे माँ की मोहब्बत की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, राधे राधे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर कृष्णा जी, जोरदार तालियां कृष्णा जी के लिए। बहुत अच्छा गजल पढ़ी कि अभी से किसी बात का होता, अभी तो देखना है तुम्हें उसे किसी और के हाथ के लिए पीला हो, देखना है उसको शादी के जोड़े में अभी तो देखना है किसी और का उसे होते हुए होना, अभी तो चूड़ी बिंदी काजल में सजे हुए देखना है उसको, अभी देखना है उसको किसी और के लिए विदा होना। दो तुम्हें दो अभी तो दिल टूटने की आवाज ही आई होगी, अभी तो देखना है तुझे खुद को खुद के रोते हुए होना, अभी तो तेरी सिसकियां खामोश रही होंगी, अभी देखना है तुझको बिलखते हुए रोना, अभी तो तेरी रात काली लगती होगी तुझको, अभी तो देखना है तुझको खुद को बर्बाद होते हुए होना। I've been there, I've done that, you will also see. बिगड़ गए थे हम भी इश्क में, बिगड़ गए थे हम भी इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो अरे ये प्ले बॉय टाइप है। मैडम इश्क वही है जो पूरा ना मिले, इश्क वही है, सब प्यार मोहब्बत सब करते हैं, इश्क वो है वो पूरा नहीं होता, इश्क मुकम्मल नहीं होता, प्यार मुकम्मल हो जाता है, मोहब्बत भी हो जाती है, आपका इश्क नहीं होता। इश्क वही है, इश्क वही है जो दुनिया में 7 मकाम होते हैं इश्क के, आप पढ़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जीते हैं, वो एक्चुअली जीते हैं। बिछड़ने के बाद जो आप उसको प्यार कर सके बिना गाली दिए, वही इश्क है। तो इसके बाद बुलाते हैं संजीव जी को, प्लीज आए और सुनाए। स्वागत है। मेरी कविता का मेरा बेस्ट पोएम यही है, तो आज आपके सामने सुना रहा हूं। थोड़ी लंबी है, मेटाफोरिक है। जनरल हर किताब इस कविता के पहले 2 लाइन भी रहती है जो उस कविता का पृष्ठभूमि है। तो अभी के लिए इस कविता का पृष्ठभूमि है, जिंदगी को मासूका बना लो अपनी, जिंदगी को मासूका बना लो अपनी, उसके हर नखरे से तुम्हें इश्क हो जाएगा। सो हमें अपनी जिंदगी से शिकायत रहती है, दूसरे की जिंदगी हमें पसंद आती है। ऑफिस में भी मेरा डिपार्टमेंट है, वो लोग तो कुछ करते नहीं है। इसी पे एक कविता है, कर्मयोगी, पूरा मेटाफोरिक है। गर्मी की रात मैं छत पर सोया था, एक खूबसूरत ख्वाबों की दुनिया में खोया था। अचानक नींद खुली और आसमां देखा, आसमां ने मुझ पर एक टूटा तारा फेंका। मैंने झुंझलाकर जोर से आवाज दी, चैन से सोने दो, मैंने तेरा क्या लिया। आसमां ने कहा कि वो थक गया है चांद सितारे ढूंढते, मुझे भी आशियां चाहिए, उसने आगे कहा रोती। मैंने कहा, अरे भाई तुम इसी के लिए बने हो,
ये तुम्हारा काम है, दुनिया की तकलीफों को देखो, तुम्हें तो फिर भी आराम है। फिर अचानक मेरे बदन पर एक कतरा पानी का टपका। मैं पास ही भटकते बादल पर लगा। भाई तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या दुख है? मस्त मचलते घूमते फिरते रहते हो, तुम्हें तो सुख ही सुख है। बादल की दबदबाती आंखों ने मुझसे कहा कि सदियों तक उसने कुदरत के सौतेलेपन को सहा। शब्दों के खेल के साथ बादल के दर्द को मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। बादल की दबदबाती आंखों ने मुझसे कहा कि सदियों तक कुदरत के सौतेलेपन को सहा। उसे आसमां का आशियां है मगर फिर भी बंजारा है। उसे आसमां का आशियां है फिर भी वो बंजारा है। फूल के बरसे तो आवारा, ना बरसे तो नाकारा है। फूल के बरसे तो आवारा, ना बरसे तो नाकारा है। दो पल की है पहचान उसकी, और भी जीने के अरमान है। दो पल की है पहचान उसकी, और भी जीने के अरमान है। वो मरकर औरों को जीवन देता है, कितना निष्ठुर भगवान है। मैंने कहा, अरे भाई तुम तो इसी के लिए बने हो, ये तुम्हारा काम है। दुनिया की तकलीफों को देखो, तुम्हें तो फिर भी आराम है। इसी बीच मेरे कानों में एक बिलखती हुई आवाज आई। याद कीजिएगा, एक तारा मुझ पर फेंका गया था। इसी बीच मेरे कानों में एक बिलखती हुई आवाज आई। मैंने अपने सिरहाने पर अधमरे पड़े तारे पे नजर गड़ाई। मैंने उससे पूछा, क्यों तेरी आंखें नम है? क्या आसमां से बिछड़ने का तुम्हें गम है? उसने कहा कि अब वो नहीं चाहता टिमटिमाना, रात में ही टिमटिमा कर, रात में ही टूट कर हो जाना। वो दिन की रोशनी में जानना चाहता है, वो अंधेरे और उजाले में फर्क जानना चाहता है। अरे इस बेवकूफ को आखिर कौन बताएगा कि दिन के उजाले में उसका वजूद नहीं रह पाएगा। मैंने कहा, अरे भाई तुम इसी के लिए बने हो, ये तुम्हारा काम है। दुनिया की तकलीफों को देखो, तुम्हें तो फिर भी आराम है। सोच रहा था चांदनी रात है, नजारे भी बहुत मदहोश है, कि न जाने ये रात क्यों खामोश है। मैंने बढ़ती हुई रात को रोका, सन्नाटे के राज जानने के लिए उसे टोका। उसने कहा कि कोई नहीं उसके, सारे हैं झूठे सब। वो शीतल है, वो रंगीन है, रात रंगीन कहते हैं। वो शीतल है, वो रंगीन है, पर उसकी दुनिया तो रंगहीन है। वो शीतल है, वो रंगीन है, मगर उसकी दुनिया तो रंगहीन है। काली नागिन जमाना उसे कहता है, काली नागिन जमाना उसे कहता है, और यही शब्द उसे हर पल डसता है। मैंने कहा, अरे भाई तुम इसी के लिए बने हो, ये तुम्हारा काम है। दुनिया की तकलीफों को देखो, तुम्हें तो फिर भी आराम है। बातों बातों में न जाने कब सवेरा हो गया। मैं छत पर एक ही झटके में अकेला हो गया। फिर अचानक मेरे पैरों तले कुछ सुरसुराहट सी। झांक कर देखा तो कुछ कहना चाह रही थी मेरी परछाई। अब परछाई के दर्द को देखिएगा। झांक कर देखा तो कुछ कहना चाह रही थी मेरी परछाई। उसने कहा, उसे भी एक पहचान चाहिए, उसे भी एक जिस्म और उसमें एक जान चाहिए। रोशनी के एहसान तले उसका वजूद टिका है, कभी मेरे सामने, कभी मेरे पीछे, तो कभी दाएं तो कभी बाएं दिखा है। मेरे कदमों में रहना उसे अब स्वीकार नहीं, परछाई हमेशा कदमों में ही। मेरे कदमों में रहना उसे अब स्वीकार नहीं, या खुद की जिंदगी का उसे कोई अधिकार नहीं। मैंने कहा, अरे भाई तुम इसी के लिए बने, ये तुम्हारा काम है। दुनिया की तकलीफों को देखो, तुम्हें तो फिर भी आराम है। नहा धोकर मैंने भगवान की अर्चना की, कई तरक्की, कई खुशियों की याचना की, शिकायत की अपनी वर्तमान की, एक मांग रखी एक विश्वव्यापी पहचान की, अपने लंबी जीवन की अर्जी दी, सदैव कर्मयोगी होने की कसम भी फर्जी दी। फिर एक आवाज आई, अरे भाई तुम इसी के लिए बने हो, ये तुम्हारा काम है। दुनिया की तकलीफों को देखो, तुम्हें तो फिर भी आराम है। इस आकाशवाणी के बाद मैं डर कर भाग गया, और फिर मैं नींद के ख्वाब से, ख्वाबों के हकीकत से, और हकीकत के ख्वाब से जाग गया। बहुत बढ़िया। समय है तो एक और सुना सकते।
जो सुनाने वाला था फिर उसको भी चेंज कर दिया। अब माहौल के हिसाब से चलते हैं, ये थोड़ा सीरियस हो गया, बट रिश्तों की बात चल रही थी। इस पे भी उसके पहले का 2 लाइन। चलिए थोड़ा सा इसको फिलोसफी करता हूं मैं भी। कोई लफ्ज कहीं चुभ ना जाए इसलिए चुप रहा, कोई लफ्ज कहीं चुभ ना जाए इसलिए चुप रहा मैं, एहसास हुआ खामोशी और भी गहरा जाए। तो किसी भी रिश्तों में लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत बड़ा दरार ला सकता है। इसी पे चलो कुछ बात करते हैं, न सवाल न जवाब, बस इधर उधर की बात सारी रात करते हैं। चलो कुछ बात करते हैं। दिल की बात तुमने भी जो कागज पर लिखकर फाड़ कर फेंक दिया होगा, दिल की बात तुमने भी कागज पे लिखकर जो फाड़ कर फेंक दिया होगा, चलो उन पुर्जों को जोड़कर साथ चलो कुछ बात करते हैं। मैंने भी कुछ नज़में लिखी है, उसे भी सुनाऊंगा। मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ नज़में लिखी है, उसे भी सुनाऊंगा। मानता हूं कई साल से खामोश लब थोड़े तड़पड़ाएंगे, तभी जज्बात भी छन छन के आएंगे, कभी आंखें भी नम होंगी, कभी हम मुस्कुराएंगे। कोई बात नहीं, चलो शुरुआत करते हैं, चलो कुछ बात करते हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जैसे कि मैं तो बहुत छोटे शहर से हूँ और मे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे शायद नौकरी के लिए, जॉब के लिए बसे हुए होंगे। कुछ लोग होंगे शायद दिल्ली से होंगे या फिर गुड़गांव वासी होंगे। 90% लोग तो बाहर से ही होंगे। तो मैं भी 20 साल पहले घर से बाहर निकली थी, 21 साल पहले। बहुत छोटी थी, बच्ची थी, कॉलेज पढ़ने गए थे। तो तब से घर सही से जा नहीं पाए, 2 दिन की छुट्टी होती चले जाते हैं। कोरोना टाइम पे 1 महीने के लिए रह गई थी, नहीं जा पाए, नहीं जा पाते। तो अभी मैं होली के बाद मैं घर ही नहीं जा पाई, एक बार 1 दिन के लिए गई थी बस, नहीं जा पाती, बहुत काम में व्यस्तता आ जाती। तो उसके लिए लिखा है कि घर से निकले तो हम अपना सुकून छोड़ा, घर से निकले तो हम अपना सुकून छोड़ा है, यार दोस्त छोड़ा है, माँ बाप छोड़ा है। चंद रुपयों के लिए हम परिंदे, चंद रुपयों के लिए हम परिंदे अपने घोंसले बुलंद छोड़ा है। घर से निकले तो हम अपना सुकून छोड़ा है, मस्ती छोड़ा है, खुमार छोड़ा है, उन गली गलियारों में अपना इश्क उधार छोड़ा है। अपने इन पक्के मकानों के लिए हम नीम की ठंडी छांव छोड़ा है। इस शहर के शोर के लिए हम गांव की गली उदास छोड़ा है। घर से निकले तो हम अपना सुकून छोड़ा है, यार दोस्त छोड़ा है, माँ बाप। शुक्रिया बहुत। तो इसके साथ बुलाती हूँ संतोष को। संतोष प्लीज आए और अपनी कविताएं साझा करें। तो मेरा नाम संतोष है और मैं हेल्दी नोट्स नाम से एक मेंटल हेल्थ लिटरेसी पे काम करता हूँ। तो मैं कुछ प्लान कर रहा था कि स्टोरी टेलिंग पे कुछ लिखने के लिए, तो लिख तो नहीं पाया। हालांकि जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे काफ़ी कुछ मिला। तो उस रिसर्च पे ये मैं कुछ बात करूँगा जिसमें पोइट्री की। तो जब हम बात करते हैं कविता की, शायरी की, शेर की या पोएम्स की, तो क्या ख्याल आता है? यही कि मोहब्बत हुई होगी, दिल टूटा होगा, कोई मिला होगा, कोई बिछड़ा होगा, या बात करते हैं इनकलाब की, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे ना तो जो कविता या पोएम है ये इससे बहुत गहरी है। एक सिगमंड फ्राइड 18वीं शताब्दी में पैदा हुए, 18th सेंचुरी में। सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिसिस का फाउंडर बोलते हैं कि उनके आने के बाद ही साइकोलॉजी पूरी दुनिया में आई। लेकिन शायद आपको पता होगा कि गालिब थे, 17वीं शताब्दी में पैदा हुए, ठीक है, गालिब। तो गालिब ने जो बात कही वो इंसोमिनिया को लेके हो, डिप्रेशन को लेके हो या एंजाइटी को लेके हो, सिगमंड ने जो बात कही वही बात गालिब ने कही उनसे 100 साल पहले। और अगर उनसे भी पहले जाए तो बहुत लोगों ने, अगर मैं फिलॉसफी की बात करूँ तो पतंजलि जी ने भी कहा, ठीक है। तो अच्छा, गालिब के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो गालिब जी थे, आई थिंक आपको, हाँ, तो गालिब जी जब बच्चे थे, 5 साल के थे, तो उनके फादर की डेथ हो गई। और उनके जो भाई थे तो उनको भाई को स्किज़ोफ्रेनिया था, उसके बाद उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद गालिब के 7 बच्चे हुए,
सातों बच्चे खत्म हो गए, ठीक है। तो इतना दुख और इतनी तकलीफ उनके जीवन में थी कि उनको नहीं पता था कि जो दिख रहे हैं वो डिप्रेशन था या इंसोम्निया। तो इंसोम्निया में उन्होंने एक शेर कहा था, मौत का एक दिन मुयन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो जिसको भी इंसोम्निया होता है वो बस सोचता रहता है, जागता रहता है, कभी दीवार देखेगा, कभी पंखे देखेगा, लेकिन सो नहीं पाता। अगर गालिब ने इसको कितनी खूबसूरती से कहा था कि मौत का एक दिन मुयन है, यानी कि मौत तो एक दिन आनी ही है, आएगी, लेकिन नींद रात भर क्यों नहीं आती। साइकोलॉजिस्ट भी यही बोलते हैं और इसके बारे में दवाई लेते हैं। और आगे जा कर के गालिब की हालत ठीक नहीं हुई, हालांकि लिखते थे, मोहब्बत में लिखा, जुदाई में लिखा, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं हुई। उन्होंने वो डिप्रेशन में चले गए। लेकिन उस समय कोई पैरामीटर नहीं था, कोई स्केल नहीं था, न कोई स्केलिंग टूल था ये बताते थे कि डिप्रेशन। लेकिन जो आज स्केलिंग टूल से वो बताते हैं कि डिप्रेशन था। और वो क्या था, जैसे कि बहुत कॉमन चीज़ है, इसी गजल के आगे के लाइन में लिखी है, हम वहाँ हैं जहाँ से हमें भी हमको हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं है। आपने देखा होगा डिप्रेशन में लोग दीवार देखते रहते हैं, खामोश बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, एक चीज में लगे रहते हैं, ठीक है। तो गालिब डिप्रेशन में चले गए तो ये लाइन लिखी। तो अगर आप डिप्रेशन को पढ़ेंगे तो हालात और क्या बोलते हैं जो सिम्टम्स है कुछ यही होते हैं। अब दूसरा मैं नाम लेता हूँ साद अजमावादी का। साइकोलॉजी में एक बात कही गई है कि जो भी समस्या होती है, अगर ओवर थिंकिंग की बात करें, एंजाइटी या डिप्रेशन की बात करें, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, सबसे बड़ा रीजन क्या होगा। अगर डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग की बहुत ही है, एंजाइटी तो क्या हो सकता है। तो और कुछ मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा रीजन है ओवर थिंकिंग, ठीक है। ओवर थिंकिंग क्यों होती है, चलिए मैं ज्यादा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ एक्सप्रेशन। हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करोगे ना तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ओवर थिंकिंग में चल जाएगा, एंजाइटी में चल जाएगा और आगे जाकर डिप्रेशन में, और बहुत आगे जाकर जो बीपीडी या बहुत से इशूज आते हैं। तो साद अजीमाबादी ने एक बात कही थी जो आज सब साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि ये करो, और कविता उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकती। तो हाँ, तो उन्होंने एक शेर लिखा था कि खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है। संगीन का मतलब है और ज्यादा हो जाती है, ठीक है। खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तड़प ए दिल तड़पने से जरा तस्कीन होती है। तस्कीन का मतलब राहत। तो आज साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि यार आपको अगर तकलीफ है, कोई दिक्कत है ना, तो आप उसके बारे में बात करो, ठीक, अपने आप से बात करो या कुछ लिखो, ठीक है, आप एक्सप्रेस करो। ये साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये बात साद साहब ने बहुत पहले बोल दी थी कि खामोशी से मुसीबत संगीन होती है, तड़प ए दिल तड़पने से जरा तस्कीन, ठीक है। तो आखिरी में बताना चाहूंगा, एक नाम आपने सुना होगा, फहमी बदायूं साहब का, ठीक है। तो हम सब लोग पूछते रहते हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। तो मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, आई एम फाइन, ठीक है। तो जरूरत है हमें दोबारा पूछने की, दोबारा पूछने की, क्योंकि जो आई एम फाइन होता है ना, ये एक जो आई एम फाइन बोलता है ना, उसको भी नहीं पता कि ये क्या 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 बोलता है। वो एक हैबिट होती है ना, जैसे कि सांस चलती है, हमें पता नहीं चलता, तो वो आउट ऑफ नोवेयर आ जाता है। जबकि एग्जैक्टली में रियलिटी में क्या होता है कि हम सब कहीं ना कहीं कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई चाहते हैं तो कोई सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। तो इन्होंने, आई थिंक ये तो सबने सुना ही होगा, जो इनकी लाइन थी, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा, ठीक है। तो अभी जो मैं रिसर्च कर रहा था तो कुछ यही कुछ लाइनें हैं, अभी मैं तैयार कर रहा हूँ कि कोई टेलिंग किसी को लेकर, तो बस यही कुछ लाइनें हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि कविता जो है बहुत ज़रूरी है, और कविशाला से तो मैं जुड़ा हूँ, हमको तो हम एक ही होम टाउन से हैं, तो अच्छा लगता है मुझे, और खासकर सब लोगों को देखना और बात करना। क्योंकि मेरी मतलब कि अगर आप थेरेपिस्ट के पास जाएं या काउंसलर के पास जाएं तो उसके पहले अगर आप एक्सप्रेस करें ना, तो आपकी बड़ी सारी समस्याएं सही हो जाएंगी। अच्छा, आखिरी में शुरुआत मैम ने की थी किससे, राजनीति से ना,
तो बहुत पहले एक मैंने पॉलिटिक्स पे कुछ लिखा हुआ था, तो मेरे पास एक नोटिस आ गई। तो बहुत पहले की बात है, मतलब ये 14-16 के बीच की बात है। तो एक छोटी सी अगीत है, मुझमें रत्ती भर भी राष्ट्रभक्ति नहीं, मुझमें रत्ती भर भी राष्ट्रभक्ति नहीं है, मेरी रक्त शिराओं के हर कतरे में बस बगावत। मुझे राष्ट्रभक्ति नहीं, रोटी चाहिए, मुझे मंदिर नहीं, शिक्षा और नौकरी चाहिए। मैं नहीं मानूंगा देशभक्ति की चाशनी में डूबे उन्मादी फरमान जो नफरत, ईर्ष्या और उन्माद का जहर फैलाते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे लिए राष्ट्रभक्ति से भी बड़ी है मानवता, और अब तुम भी कह सकते हो मुझे देशद्रोही या गद्दार। इतिहास देख लो, जिसने सत्ता के उन्माद का विरोध किया वो बागी और गद्दार कहलाया। सत्ता की जी हुजूरी ही राष्ट्रवादी की नींव है, सत्ता के उन्माद का विरोध ही बगावत, बगावत जो जरूरी है। अंग्रेजी सत्ता के विरोध पर गोरे कहते थे, भगत सिंह, आजाद जैसे सेनानी गद्दार। राष्ट्रवाद के उन्माद को खंगालो, तुम पाओगे नेपोलियन का सत्ता स्वाद, विश्व युद्ध की चित्कार, लाखों मासूमों की सृष्टियां। जब सत्ता के सारथी नहीं दे पाते रोटी, नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो वो शुरू कर देते हैं देना राष्ट्रभक्ति का संदेश। विकास और उन्नति की मांग पर वो देते हैं राष्ट्रभक्ति की दुहाई। छोटा सुनाती हूँ कि सर ने बात करी कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो मोहब्बत हो, कोई भी रिलेशनशिप हो दुनिया का, कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कॉर्पोरेट हो। तो जब कम्युनिकेशन नहीं होता तो क्या होता है कि मासूम सी मेरी मोहब्बत दुनिया की बातों में आ गई। जब उसने मुझसे बात नहीं करी, उसने दुनिया की बात सुनी, नहीं आ रहा, नहीं मिले, तुमने क्या सुनाई? मैं नहीं मिली 5 साल से। भूल जाए इमेजिनेशन लड़के बोले ये आदमी दुखी नहीं है, ये आदमी ब्रेकअप के बाद भी दुखी नहीं है, और कह रहा है और पटा लूंगा, ये भी कह रहा है। ये आदमी दुखी नहीं है। इश्क में इंसान बर्बाद हो जाता है भाई साहब, और ढूंढ रहा है, ये आदमी दुखी नहीं है। तो मासूम सी मोहब्बत मेरी दुनिया की बातों में आ गई, जालिम ये दुनिया मेरी मोहब्बत ही खा गई। पहले लगाई तोहमत आवारगी की हम पे, फिर रास लाई इनको अहदे वफा याद की। जब कुछ न मिल सका हमें तोड़ने का जरिया ही नहीं, जब कुछ न मिल सका हमें तोड़ने का जरिया ही नहीं, बात उलझाई ऐसे जैसे मानो आफत ही आ गई। अब रहा न वास्ता उनसे मेरा कोई, अब रहा न वास्ता उनसे मेरा कोई, यूं हुआ कुछ बिछड़ना यार से कि मुझे जुदाई खा गई, कि मुझे जुदाई खा गई। शुक्रिया बहुत बहुत।